ओके। सो तुम्हारे एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए जो गुजरात बोर्ड के थे, 10th के और 12th के। 10th के तो अच्छा पहले ही कैंसिल हो चुके थे और सीबीएसई के भी हो ही चुके हैं। चलिए बढ़िया है। तो अब शुरू करते हैं अपन 11th का अपना जो सिलेबस है पूरा एकदम सिस्टम से। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि अपना जो पूरा फिजिक्स का सिलेबस रहता है उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, कैसे सेक्शंस होते हैं, वो एक आइडिया देते हैं। आज अपन जो बात करेंगे वो पहले आइडिया लेंगे सिलेबस के बारे में, देन अपन बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, तो उस पे आएंगे। फिलहाल एक सिलेबस के बारे में ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं। सिलेबस क्या है अपना, क्या क्या अपने को इसमें पढ़ना है फिजिक्स में। तो कुछ पोर्शंस हैं, जैसे फर्स्ट आता है मैकेनिक्स का पोर्शन। अब ये मैकेनिक्स का जो पोर्शन है ना, ये आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, मोशन वाला, फोर्स वाला, वो मिलके बनेगा मैकेनिक्स। इसमें भी आप देखो तो दो चीजें आती हैं, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशन। ऐसे दो टाइप के मोशन इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेशन मतलब कोई चीज एक लाइन में चल रही है, स्लाइड करके चल रही है। रोटेट मतलब पंखा जैसे घूम रहा है, वैसा रोटेशन मोशन। तो ऐसे दो टाइप के इसमें अपन मोशन पढ़ने वाले हैं। देन अपने पास जो आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें अपन क्या बात करेंगे कि भैया सॉलिड जो होता है या जो लिक्विड होता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है, आप जब पानी में गिर जाते हो तो हल्का क्यों महसूस होता है खुद को, ये सारी चीजें अपन इसमें बात करेंगे। ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होती है, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था बलून वाला कि एक बलून बड़ा फुलाया एक बलून छोटा फुलाया, तो छोटे से बड़े में क्यों ट्रांसफर हुआ, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद जो आता है थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर, इसमें क्या आएगा भैया, इसमें आएगा सारा टेम्परेचर से रिलेटेड बातें। टेम्परेचर और हीट, ये बातें इसमें सारी आने वाली हैं कि कौन से लॉज होते हैं जिसपे थर्मोडायनेमिक्स गवर्न करती है, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, ये सारी बातें इसमें आने वाली हैं। इसके बाद जो आएगा आपके पास वो आएगा ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन जैसे एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है, अगर एक पेंसिल है मैं इसको थोड़ा सा पुश करूं यहाँ पे, तो ये लगातार यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट करती रहेगी, इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। ऐसे ही एसएचएम आएगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी का एक पार्ट आएगा। वेव्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, तो साउंड एक वेव है। साउंड वेव्स कैसे काम करती हैं, या आप एक रस्सी बांध दो, रस्सी के एक दूसरे किनारे से आप उसको लगातार डिस्टरबेंस देते रहो तो उस पर वेव चलेंगी, वो वेव कैसे ट्रैवल करती हैं। पानी में पत्थर डालो तो वेव्स बनती हैं। उन सब के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन रहेगा आपका, ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। इसके बाद 12th में जब आप शुरू करेंगे तो 12th में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन, ये सबसे पहले आएगा 12th में। इसमें आप बात करेंगे चार्जेस के बारे में, करंट के बारे में। देन आप बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे, जो आप परमानेंट मैग्नेट देखते हैं वो, या फिर क्या करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, क्या करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। देन हम बात करेंगे ईएम वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोले तो लाइट जैसे आपकी है, लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज जो आप कराते हैं, गामा रेज आपने सुना होगा, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसमें पढ़ेंगे। देन इसमें हमारे पास आएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, लेंसेज जो आपने पढ़े भी हैं अभी 9th-10th में, लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, और उससे एडवांस थोड़ी सी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देन हम चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें हम एक एटम के भी अंदर चले जाएंगे,
एटम कैसे बना होता है, न्यूक्लियस कैसे बना होता है, उसके अंदर की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, ये सारी बातें फिर हम वहां पे पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनता है, या उसके क्या यूज हो सकते हैं, ये सारी बातें हम वहां पे करने वाले हैं। तो ये आपका रहेगा पूरा 12th का पोर्शन। क्लियर है? तो ये सारी चीजें पढ़ने से पहले ना आपको एक बात समझना होता है कि जो फिजिक्स है, हमारे पास बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज है। और फिजिक्स पढ़ना शुरू कैसे किया हमने? ऑब्जर्वेशन से। बहुत एक आपको कहानी तो पता ही है, आप सभी लोगों को पता होगी कि न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, एप्पल आके गिरा ऊपर। तो जैसे एप्पल गिरा तो उन्हें समझ में आया कि बात कि ये सब सारी चीजें नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जाती। कुल मिला के क्या हुआ? एक ऑब्जर्वेशन हुआ। तो फिजिक्स आती है हमेशा ऑब्जर्वेशन से। उन ऑब्जर्वेशंस को हम स्टडी करते हैं और उसके लिए एक थ्योरी बनाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। उन थ्योरीज को कहते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कुछ लॉज बनाते हैं। ये तो हुआ पूरा थ्योरेटिकल फिजिक्स की बात, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स की बात। लेकिन इन सारी चीजों को डिराइव करने के लिए, इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने, बहुत छोटी सी अगर बात बताऊं तो आपने बोल दिया कि जो फोर्स लगता है वो क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से डिस्टर्ब करने के लिए उसको लगाया जा सकता है, या रोकने के लिए, स्टेट में चेंज करने के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन F=ma, ये लाने के लिए, ये इक्वेशन लाने के लिए हमें मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ी। उस कॉन्सेप्ट को हमें मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना पड़ा, मैथ्स में कन्वर्ट करना पड़ा। तो एक बात ध्यान रखिए कि फिजिक्स और मैथ्स हमेशा पैरेलल चलेंगे। इस पूरे में हम मैथ्स का बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है? जो बायो वाले बच्चे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स उतनी जितनी आपने अभी तक पढ़ी है 10 तक, मेजरली वो यूज होगी। हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हम मैथ्स के जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट चीजें आएंगी, जैसे वेक्टर्स, एक चीज ये आएंगी नई चीजें जो आप पढ़ने वाले हैं। दूसरा कैलकुलस। ऐसी दो नई चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ये दोनों मैथ्स के पार्ट हैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हर चैप्टर में इनका यूज मिलेगा आपको। ठीक है? तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्या है? आज हम बेसिक बेसिक मैथमेटिकल चीजें आपको रिवाइज कराने वाले हैं जो आपने अभी तक पढ़ी है। जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा, लॉगरिथम या एक्सपोनेंट्स, ये सारी चीजें हम आज रिवाइज करेंगे। तो आज फिजिक्स नहीं है हमारे पास कुछ भी पढ़ने को, बिल्कुल मैथ्स रिविजन है। फॉर्मूलाज याद करने हैं फिर से, जिनको नहीं याद थे वो याद कर लीजिए अब। और कहीं अगर कोई चीज ऐसी है जो मुझे लगता है कि आपने पढ़ी हुई है और आपने एक्चुअली नहीं पढ़ी है तो मुझे बोलिएगा, मैं उसको थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना काम आज का है बेसिक मैथमेटिक्स का। आज अपन यही पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, जो पूरे 2 साल में हमें यूज करनी है कहीं ना कहीं पे वो। और ये आज कवर नहीं हो पाएगा। जैसे वेक्टर्स अपने आप में एक पूरा बड़ा सा टॉपिक है जो हमें कम से कम 2-3 दिन 4 दिन पढ़ना पड़ेगा। तो ये अलग शुरू रहेगा। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जो फिर से हम 2-4 दिन पढ़ेंगे, ये भी अलग से रहेगा। तो आज हम 10th तक की मैथ्स को रिवाइज करने वाले हैं। ये दो चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, बाद में मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। ओके, तो पहला जो इसमें आता है वो आता है एक्सपोनेंट्स वाला। एक्सपोनेंट्स बोले तो पावर, पावर वाली चीजें यहाँ पे आने वाली है। बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ लिखा है a² तो इसका मतलब क्या हो गया? a × a। बहुत आसान सी बात कि a को 2 बार मल्टीप्लाई करो आपस में। a³ लिखा है तो 3 बार मल्टीप्लाई करो। और ये अगर a के पावर n लिखा है तो a को a से n टाइम्स मल्टीपल करो। सीधा सा हिसाब है, हम सब जानते हैं, पावर इसे ही कहते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ बातें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a³ × a²। इसे आप क्या लिख सकते हैं? a⁵। ये कैसे किया आपने? जब भी बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो जो इनके पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है। ठीक है? तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएंगी। कब? जब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है a⁴n × a⁴m, तो आप लिखेंगे दिस इज a⁴n + m।
ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया आपके पास जो आपको ध्यान रखना है, कई बार यूज होंगे ये सारी चीजें। अब अगर ऐसा हो और ऐसा हो कि a की पावर n है और b की पावर n है, इस बार बेस अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है a इंटू बी की पावर n। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो ध्यान रखना है। इसको आप देख भी सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 पावर 2 और 3 पावर 2। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 2 इंटू 3 की पावर 2। इस रिलेशन के हिसाब से चेक कर लेते हैं एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है क्या। 4 इंटू 9 इधर आ रहा है 6 स्क्वायर, दोनों ही आता है 36। तो यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। तो ये दोनों रिलेशंस अपने को ध्यान रखने हैं। ऐसे ही अगर डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में ना होकर डिवाइड में हो, तो a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगी पावर सब्ट्रैक्ट a की पावर n माइनस m। अगर मल्टीप्लाई में थी तो आपने पावर ऐड करी थी, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने पावर ऐड करी, यहाँ पे आपने पावर सब्ट्रैक्ट करी, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसका एग्जांपल a क्यूब बाय a स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दोगे ए बच जाएगा, तो बेसिकली वो आया कहाँ से, ए पावर 3 माइनस 2 यानी ए के पावर 1, जिसको आप ए भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ फॉर्मूलाज जैसे चलते हैं। ऐसे अगर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ए के पावर एन है, 1 बाई ए के पावर एन, तो पावर ऊपर आके माइनस में हो जाती है, तो इसको लिख सकता हूँ ए के पावर माइनस एन। जैसे कि 1 बाई ए स्क्वायर है, तो मैं इसे लिखूंगा ए के पावर माइनस 2। अब यहाँ पे ये सब सारी चीजें आसान लग रही हैं, लेकिन जब हम इनको यूज करेंगे एक्चुअली, तब आपको ये बात समझनी होगी कि ये ए की जगह ऐसा भी हो सकता था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 1 बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा एक लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ए हमेशा कोई नंबर ही हो, ए की जगह कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक एक्सप्रेशन है, इसके लिए भी हम सेम चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इस पे जो और चीजें चलेंगे वो क्या है, जैसे अगर लिखा है ए की पावर 1 बाई एन, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। जैसे अगर आपको लिखा है ए की पावर हाफ, तो आप उसको लिखेंगे रूट ए, या ए की पावर 1 बाई 3, तो आप उसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ ए। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, nth रूट ऑफ ए को लिखा जा सकता है ए की पावर 1 बाई एन। तो अगर यहाँ ऐसा लिखा है रूट ओवर 1 प्लस एक्स, तो मैं इसे लिख लूंगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स, तो मैं इसको क्या लिखता, पहले तो मैं इसको लिखता रूट 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि उसको मैं ऊपर लेके आया, और रूट हटाऊंगा तो हाफ आएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए अपने एक छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान दे रहे हैं अभी। अगर ऐसा हो तो ए की पावर 1 बाई एन होल पावर एन, ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई और एन, तो क्या बचा, ए बच गया सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऐसा हो ए की पावर एन होल पावर एम, अगर ऐसा है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये हो जाएगा ए की पावर एन इंटू एम। ये एक अलग बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। दो तरीके से पूछा जाता है ये। इसका एग्जांपल दूंगा मैं, 2 स्क्वायर पावर क्यूब, ये ऐसा है तो ये हो जाएगा 2 पावर 6, 2 पावर 5 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2 पावर 6। 2 पावर 5 कब होता, अगर 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब होता, तो अब उसको 2 पावर 5 करते। ठीक है, यहाँ था 2 स्क्वायर होल पावर 3, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2 पावर 6। तो ऐसी बातें भी अपने को ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया बहुत आसान सा एक्सपोनेंट्स वाला, पावर वाला जिसको हम कह सकते हैं, वो वाला पोर्शन। अब आता है लॉगरिदम वाला पोर्शन। आप में से किसी ने लॉगरिदम पढ़े, यस और नो, जल्दी से। लॉगरिदम्स पढ़ा, कहीं पढ़ा लॉग, नो सर। नो सर। नहीं पढ़ा है, ओके ठीक है। तो लॉगरिदम्स एक नया कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेते हैं जल्दी से अपन इसको, बहुत सारी जगह ये भी काम आएगा, इसलिए अपन पढ़ लेते हैं। आपने जो ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है, आपने देखा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो पढ़ा ही होगा। यस।
ठीक है, तो बेसिकली ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, ये ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटिव्स हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 30 डिग्रीज, तो ये एक एंगल है, लेकिन इसके आगे अगर मैं साइन लगा दूं तो ये साइन 30 एक वैल्यू देगा जो कि होगी हाफ के बराबर। अगर इसी 30 के आगे मैं कॉस लगा देता तो ये एक वैल्यू देता जो होती है √3/2 के बराबर। या इसी 30 के आगे अगर मैं 10 लगा देता तो ये वैल्यू देता 1/√3। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो किसी वैल्यू के आगे लग जाएं तो अपने आप में एक नया रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसे ही लॉगरिथम जिसे कहते हैं LOG, लॉग, इसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ साइन है वैसे यहाँ लॉग यूज किया जाता है, और ये जब किसी वैल्यू के आगे लगता है तो उसकी नई एक वैल्यू रिजल्ट में दे देता है। अब ये आया कहाँ से था, इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ से कुछ हुआ ऐसा कि अगर मैं बोलता हूँ x = a⁻y, ऐसा मेरे पास एक रिलेशन था, x = a⁻y। म्यूट कर लेंगे, x = a⁻y। अब यहाँ लॉग लेने पे क्या होता है, मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज y = log x बेस a, ये इसका लॉगरिथम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो यहाँ बना log x, यहाँ भी बना होगा log of a⁻y। y जो पहले पावर में था वो अब नीचे आ चुका है, और जो x था वो यहाँ पे log में आ चुका है। log में दो चीजें होती हैं, एक होती है क्वांटिटी और एक होता है बेस। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये बेस a वही है जो यहाँ पे बेस था, इसके पावर में y था। ये जो y पावर था वो अब इस तरफ आ चुका है, और ये जो x था वो अब क्वांटिटी में जा चुका है। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो ये बनेगा, और इसका अगर एंटी लॉग लेता हूं, फिर से उल्टा करता हूं, तो फिर से ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, लॉग लेके ये बनेगा, एंटी लॉग लेके ये बन जाएगा। क्यों जरूरत पड़ी, तो जितने भी एक्सपोनेंट वाले रिलेशंस पहले आ रहे थे, जितने इक्वेशंस आ रही थी, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी एक्सपोनेंट नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक नए तरीके की ये फंक्शन की या एक ऑपरेटिव की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हमें ध्यान बस इतना ही रखना है कि लॉग ये y = log x बेस a ऐसा कुछ टर्म होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें जो बेस है जो हम यूज करते हैं mainly two types of base are used. एक होता है 10, दूसरा होता है e की वैल्यू जो होती है वो 2.71 ऐसा 718 ऐसी एक लंबी सी वैल्यू चलती है इनफाइनाइट तक। ये एक नंबर है, जैसे पाई एक नंबर है वैसे e भी एक नंबर है, जो कई सारी जगह मैथमेटिक्स जब बात डिराइव हो रही थी, जब साइंटिस्ट काम कर रहे थे इस पे, तो कई सारी जगह ना एक नंबर बार बार कॉमन आ रहा था, और वो नंबर था ये, और ऐसा लंबा चौड़ा एक नंबर था, तो इसे एक नया नाम दे दिया गया ई के बराबर। ऐसे ही जैसे पाई 3.14 के आगे चलता रहता है इनफाइनाइट तक, वैसे ही ई भी एक ऐसा नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे दो बेसिस हम काम लेते हैं, एक 10, दूसरा ई। ठीक है, मैं लॉग को लिख सकता हूँ y = log 10x। अगर मैं बेस 10 लेता हूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं बेस को e लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं y = log बेस x। ये e की पावर x नहीं है या 10 की पावर x नहीं है, इसको बोलते हैं log x बेस e या log x बेस 10, ऐसा बोला जाता है इसे। दिस इज नॉट पावर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो e वाला है ना, इसके लिए क्योंकि डिफरेंशिएट करना था हमें, हम दो ही मोस्टली यूज करते हैं, 10 और e को। 10 को आपने लिख लिया log से, तो e को लिखने के लिए हमने इसको लिख लिया ln, log नेचुरल x। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा है ना ln x, इसका मतलब वहां पे बेस क्या है, ऑलरेडी बेस e है। ये हमें बात समझनी, अंडरस्टूड होना चाहिए कि ln x का मतलब वहां पे क्या बोला गया है, log x बेस e, ऐसा होता है। अब ये तो बात हो गई इस
क्वांटिटी में कि भैया जो भी क्वांटिटी है जिसका लॉग ले रहे हो उसको क्वांटिटी बोल दिया, जिस बेस पे ले रहे हो वो बेस हो गया, जो रिजल्ट आया वो y हो गया। अब इसके कुछ आ, इस पे कुछ बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ रिलेशन है जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि दोनों क्वांटिटीज सेम है, मतलब y इज इक्वल टू ऐसा लिखा है log 10 बेस 10, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, 1 मिल जाएगा। जब भी क्वांटिटी और बेस सेम हो जाए तो आंसर आएगा 1। कैसे आएगा देखो फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आपने बोला था कि अगर मैं इसको एंटी लॉग लूं तो फिर से ये आना चाहिए, ठीक है। x इज इक्वल टू ए पावर वाई, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू ए पावर वाई। यहाँ से आपने बोला y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो a और x दोनों ही 10 और 10 मैंने कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पे इसमें रखता हूँ a और x दोनों को 10, तो y मेरे को समझ में आ रहा है कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10। तो जब भी क्वांटिटीज और बेस दोनों सेम हो जाएंगे तो लॉग का आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब भी लॉग में क्वांटिटी 1 हो जाए, बेस चाहे कुछ भी हो, 10 हो या e हो, ये हमेशा 0 आएगा। अब ऐसा क्यों भैया, तो देखो फिर से मैं इसमें पुट करता हूँ वैल्यूज। यहाँ पे ध्यान से देखो तो x की जगह आया है 1 और a की जगह आया है 10। पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह 1, a की जगह 10 पावर y। और हम जानते हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो आंसर आता है 1 के बराबर। तो अगर मैं 10 की पावर कर दूं 0 तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1। इसीलिए y कितना आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा। सो यस, जब भी क्वांटिटी लॉग में 1 के बराबर है, अब चाहे बेस में कुछ भी हो, तो ये आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। जब भी क्वांटिटी और बेस सेम है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये तो हो गई कुछ बेसिक सी बातें। अब आते हैं इनके कुछ और रिलेशंस पे। रिलेशंस कैसे हैं, तो पहला रिलेशन आता है log x बेस 10 और ln को आपस में रिलेट करने वाला। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन दोनों का जो रिलेशन है ln x, ln x मतलब क्या था, log x बेस e, इसी को ln x बोला था, इज इक्वल टू 2.3025 या 2.30, इतना ही आप याद रख लीजिए, log x बेस 10। ये एक रिलेशन इन दोनों का बनता है। तो कहीं पे अगर ऐसा आपको दे रखा है कि ln 5, इसको आप लॉग में एक्सप्रेस कीजिए, तो आप क्या करेंगे, लॉग में 2.30 log 5 बेस 10, ये हो जाएगा आपका ln 5 की वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यूज आती कहाँ से हैं, मुझे क्या पता कि log 5 की वैल्यू कितनी होती है। तो उसके लिए ना एक पूरी टेबल बना रखी है जिसमें अपने को नहीं जाना, अपना उससे कोई रिलेशन नहीं है, अपना कोई काम नहीं है। पूरी एक मैथमेटिशियंस ने टेबल बना रखी है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज ऐसी ऐसी करके दे रखी है कि आप उसमें मैच करो। इधर से 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा है, इधर भी कुछ कुछ नंबर लिखे हैं, यहाँ से जाके मैच करो कि आपका वैल्यू कहाँ पे मिलती है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चंस में वैल्यू दी हुई होंगी, आपको सीधा दे रखा होगा कि log 5 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा नीचे, आप सीधा सीधा उसको बस यहाँ पे यूज करेंगे। इतना सा अपना उसमें काम रहने वाला है, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी इन दोनों का रिलेशन ln और log का। दूसरा, log को अगर मैं देखूं तो log ऑफ a इंटू बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है, या ऐसा मान लेते हैं कि log 10 क्वांटिटी में है a इंटू बी, तो इसे लिखा जाता है log a बेस 10 प्लस log b बेस 10। ये एक दूसरा रिलेशन है कि जब भी log के अंदर मल्टीप्लिकेशन में दो क्वांटिटीज हो तो उसे आप समेशन करके लिख सकते हैं, ये एक इसका रिलेशन है। सिमिलरली जब log के अंदर डिवाइड में रिलेशंस हो, क्वांटिटीज हो, तो आप इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। और जब मैं सिर्फ log लिख रहा हूँ मतलब इसका मतलब बेस 10 है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब सिर्फ log लिखा हुआ है ना तो बेस 10 है उसका मतलब। जब ln लिखा हुआ है तो बेस e है, सिर्फ log x लिखा है तो बेस 10 है। हर बार 10 लिखा हुआ ऐसा जरूरी ना है इसमें, ओके। एक चीज और कि अगर ऐसा है
तो मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूं ऐसा। ये क्या फर्क पड़ा यहाँ पे, जो चीज क्वांटिटी थी वो अब बेस में आ गई और जो बेस था वो अब क्वांटिटी बन गया। तो रेसिप्रोकल होने पे ये चीज यहाँ पे फर्क पड़ जाएगी कि जो क्वांटिटी थी x वो अब बेस बन चुकी है और जो बेस था a वो अब क्वांटिटी बन चुकी है। ठीक है, और इसका जो रिलेशन है, अगर क्वांटिटी के पावर में कुछ है तो वो पावर आगे आ जाएगी इस तरीके से और ये बन जाएगा ऐसा। अगर क्वांटिटी की पावर में जो भी है वो आगे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं और ये हो जाएगा ये। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए लॉग 100 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे अपने को डायरेक्ट तो पता नहीं है लेकिन हमें एक दो बातें ये पता है कि अगर बेस और क्वांटिटी सेम हो जाए तो आंसर 1 आता है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को सेम करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूंगा, तो मैं 100 को लिखता हूँ, ये 10 तो है ही, मैं 100 को लिखता हूँ 10 स्क्वायर। ये मैं लिखता हूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 100 इज 10 स्क्वायर। और अभी मैंने पढ़ा कि अगर क्वांटिटी में कोई पावर है तो वो पावर आ जाएगी आगे, तो मैं इस पावर को ले लेता हूँ आगे 2 लॉग, क्योंकि पावर आगे आ गई, यहाँ भी 10 बचा, बेस में 10 है ही। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि भैया ये तो बेस और क्वांटिटी दोनों सेम है। लॉग में जब बेस और क्वांटिटी सेम हो जाए तो 1 आता है, तो ये पूरी चीज हो गई 1, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 2। तो log 100 बेस 10 इज नथिंग बट 2। ये चीज समझ में आ गई। और इसको मैं वहां से भी बता सकता हूँ आपको कि y इज इक्वल टू एक्स, ए पावर एक्स अगर है, y इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू ए पावर y अगर था तो आपने उसको लिखा था y इज इक्वल टू log x बेस a, ये लिखा था ना। अब देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ इससे, तो समझ में आता है कि x की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू 10 है। तो x की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू 10 है। y की पावर कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सीधे सीधे बात समझ में आनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और यहाँ से आंसर आ रहा है आपको 2 के बराबर। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए लॉग, लेट्स से मैं लिखता हूँ 20, ठीक है, log 20 बेस 10, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस कैन बी रिटन एज log 10 2 into 10, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने अभी पढ़ा था कि जब भी अंदर मल्टीप्लाई वाली चीजें हो तो बाहर आके प्लस हो जाता है, ये जो हमने रिलेशन पढ़ा अभी, कि जब भी अंदर मल्टीप्लीकेशन हो तो बाहर आके क्वांटिटीज दोनों प्लस हो जाती हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज log 2 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। क्या हो जाएगा ये, log 2 बेस 10 प्लस ये तो होता है 1, ये तो हम देख चुके। ये आपका आंसर आ जाएगा log 20 के लिए। और कुछ चीजें ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखना है, जैसे log 2 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए कि ये 0.303 होती है। आप धीरे धीरे याद कर लेंगे इसको, अभी ऐसे कोई जल्दी वाली बात नहीं है। log 2 बेस 10 इज 0.303। अब ये चीजें ना आपको जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन साथ साथ याद होती रहेंगी, ऐसा लोड नहीं लेना है कि ये मैं नहीं आता। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो जितनी बार आएंगी मैं फिर से आपको उतनी बार इनको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग है, बस एक जस्ट अपन अच्छे से शुरू कर सकें चीजों को पहली बार के लिए, उसके लिए है। जितनी बार आएगा मैं फिर से आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, तो ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। अभी मैं सिर्फ एक क्विक रिव्यू आपको दे रहा हूँ, हर बार इसको ओपन करेंगे इसी तरीके से, सो डोंट वरी। ओके, सो ये कुछ बेसिक बेसिक आपके रिलेशंस हैं जो इसमें काम आते हैं। इसके अलावा ठीक है, हाँ, तो बस यही सारे रिलेशंस हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। ओके, तो लॉग वाली बात यहाँ पे खत्म होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो आपने बहुत बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये तो पढ़ाई होगा आपने, यस और नो। यस सर। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं। क्या होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आपका जैसे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस
c is equal to 0, this is a quadratic equation. और ये आपने यूज भी करी है s equal to ut plus half a t square, यूज किया हुआ ये रिलेशन कई बार. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t, क्योंकि t की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t. तो आप ऐसी इक्वेशन कई बार यूज कर चुके हो, उनको सॉल्व भी कर चुके हो. तो इस पे जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि इसका रिलेशन सॉल्यूशन क्या आता है. माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है. ये इसका हाँ सॉल्यूशंस आते हैं, जहाँ पे इस टाइप से आपने इक्वेशन लिखी हुई है. तो ए आपको इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, उसी के बाद आप इसको यूज कर पाएंगे. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको आंसर यहाँ से मिल पाएंगे. ठीक है. अब इसमें कुछ कंडीशंस बनती है. कंडीशंस क्या बनती है कि अगर रियल सॉल्यूशंस है, रियल मतलब नंबर्स जो एक्चुअल वाले नंबर्स हैं, जैसे मैं बोलूं कि रूट ऑफ -2 क्या होता है, ये कोई आइडिया आपको? रूट -2, क्या मैं इसको लिखूं रूट -4 तो इसको क्या बोलोगे आप? क्या है ये रूट -4? क्या है? रूट के अंदर कभी नेगेटिव देखा आपने? नहीं सर. नहीं देखा. ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी नंबर्स हैं ये. तो हमारे लिए जो सॉल्यूशंस अगर रियल होने चाहिए, रियल नंबर्स में आने चाहिए, तो रियल सॉल्यूशन के लिए जो रूट के अंदर वाली चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. और पॉजिटिव कब हो सकती है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0, या आप लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज मोर देन 4ac. अगर ऐसा है तो भैया हमारे ये सॉल्यूशन जो रहेंगे वो पॉजिटिव सॉल्यूशंस रहेंगे या रियल सॉल्यूशंस रहेंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें जो बातें आपने ये भी पढ़ी होंगी, सम ऑफ रूट्स, कि अगर एक इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो उन दोनों का सम कितना होता है. मान लीजिए अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स कैन बी गिवन एज -b/a. और ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा, दिस कैन बी गिवन एज c/a. ये चीज पढ़ी है आपने पहले? ये चीज हाँ, ये पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से, 9th-10th में अपने पढ़ते हैं बेसिक बातें. तो ये आपकी चीजें हो गई ऐसा. ओके. अब एक टेक्निक अपन पढ़ने वाले हैं जो कहलाती है अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, और ये अपन कई बार यूज करेंगे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा. अप्रोक्सीमेशन टेक्निक. ठीक है. जैसे कई बार मेरे पास फिजिक्स में क्या होता है कि ऐसे चीजें आ जाती है, जैसे मैं लिखा होगा 1 + 0.002 होल पावर 15. अब अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठा तो मैं पागल हो जाऊंगा. 1.002 होल पावर 15 नहीं कर सकता मैं इसको सॉल्व, कि मैं इसको 1.002 करूं, उसको 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, पॉसिबल नहीं है. लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज क्या दिख रही है? मुझे एक चीज ये दिख रही है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये इस 1 से बहुत ज्यादा छोटी है. 0.002 इज मच मच लेस देन 1. तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज करते हैं कि जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो लगभग लगभग उसी वैल्यू के बराबर आएगी, जिसको मैं अगर पूरा तरीके से अगर सॉल्व करूं तो उसके लगभग लगभग वैल्यू मुझे मिल जाएगी. तो हमारा टाइम बचता है, और अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स बहुत यूजफुल होती हैं फिजिक्स में. तो इसके लिए जो एक टेक्निक है जो आपको सीधा सीधा याद रखना है, उसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम. अब ये क्या है, क्यों है, मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो वो तो पढ़ने वाले हैं. और बायो वालों के लिए जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही काम आने वाला है. तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा एक एक्सप्रेशन है 1 + x की पावर n, अगर ऐसा एक एक्सप्रेशन आपके पास है जहां पे x इज मच मच लेस देन 1, x अगर 1 से बहुत छोटा है, तो this complete expression can be written as 1 + nx. 1 + x whole power n can be written as 1 + nx. इस n को आप अंदर x से लाके मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्रेशन. कब पॉसिबल है? ये कंडीशन बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जब ये x जो है वो 1 से बहुत छोटा है. जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था 1.00, सॉरी हाँ एग्जांपल था मेरा 1 + 0.002 होल पावर 15.
यहाँ पे क्योंकि 0.002 इज मच मच लेस देन 1, तो मैं एक्सप्रेशन यहाँ यूज कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ दिस कैन बी गिवन एज 1 प्लस 15 टाइम्स 0.002। ये इसका अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा और इसे मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ये हो जाएगा 0.30, तो 0.030, दिस इज 1.03। ये मेरा सॉल्व हो गया आसानी से अप्रोक्सीमेशन से। और आप इसे अगर प्रॉपर वे में सॉल्व करने जाएंगे तब भी लगभग लगभग यही आंसर आने वाला है। तो बहुत समय बचता है इससे, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये हमारे लिए। ऐसे ही जैसे आपसे बोला जाए कि बताइए 1 प्लस लेट्स से 0.005 होल पावर -3, अगर ऐसा है तो फिर से हमें दिख रहा है कि 1.005 इज मच मच लेस देन 1, तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ दिस इज 1 प्लस ये -3 अंदर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.005 से, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.00 या 0.015, इस तरीके से हो जाएगा ये। 3 इंटू 5 इज 15 और पॉइंट्स के हिसाब से अभी सही लगाया मैंने। और क्योंकि ये माइनस था तो अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप इसका आंसर यहाँ से अब बता पाएंगे। ठीक है, तो ये 0.985 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस हमें कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि अगर ये x जो है ये 1 से बहुत छोटा है तो हम इस कंडीशन को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपके पास लिखा गया है यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, अगर ऐसा है तो आप इसे क्या लिख लेंगे 1 प्लस x/2। और सब जगह मैं मान रख के चल रहा हूँ कि x जो है वो मच मच लेस देन 1 है, जितने भी एक्सप्रेशन लिखूंगा उसमें मैं यही मान के चल रहा हूँ। हाफ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। या ऐसा होता है अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, तो फिर से माइनस हाफ अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है -x/2। ठीक है, तो जितने भी रिलेशंस हैं ये हमें ध्यान रखने हैं, कैसे इनको यूज करना है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। जैसे एक रिलेशन आता है ऐसा है a प्लस बी की पावर n। अब ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में तो नहीं है ना, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा पहले 1 प्लस एक्स के पावर फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ a को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा 1 प्लस बी बाई ए ऑल पावर n। अब ये जो b बाई ए है इसको मैं मान लेता हूँ x, तो मेरे पास क्या आ गया a पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n। एंड इफ b बाई a इज मच मच लेस देन 1, मतलब x इज मच मच लेस देन 1, तो अब आराम से मैं यूज कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ये हो गया। तो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है, इसे यूज कैसे कैसे करना है वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे वैसे वैसे सीखते चलेंगे। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आज का मेरे हिसाब से टाइम कंप्लीट होने ही वाला है अभी जस्ट, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे अपन बात करेंगे थोड़े से कुछ और मैथमेटिकल टूल्स की, साथ में ट्रिग्नोमेट्री की और ज्योमेट्री की भी बात करेंगे, फिर कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you, sir. यप, बाय।